हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, यहाँ से ना अभी हमने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्लासेस थे वो सब कवर कर लिए। अब ना मैं कुछ नया स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगी सबसे पहले, इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगी। ऑल्दो अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाला पार्ट देख चुके हो और वहां पर आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बट स्टिल वो स्टूडेंट जिनका नॉन साइंस बैकग्राउंड है, उन्होंने कभी जनरल एंट्रीज नहीं लगाए हैं और उनको स्टिल कुछ डाउट रहेगा, तो उनके लिए ये वाली क्लासेस जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। इसके बाद में धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक की हमारी जनरल एंट्रीज को समझ लेंगे एंड सेम वे वी विल गो फॉर न्यूमेरिकल एज वेल। तो न्यूमेरिकल का पोर्शन हमारा इस क्लास के बाद शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई, समराइज और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है, यूजफुल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड करनी है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वाले चैप्टर्स में करवा रखा है। आप लोग एक काम करना, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को ऑल्दो आप फुल वाला वीडियो देख रहे हो, बट अलग से वो 2 वीडियोस जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझाई है कि लेजर क्या होता है, आपका यहाँ पर जनरल्स क्या होती हैं, या फिर आपके पास में ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या होता है। तो अब यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन है बिजनेस की, वो हम अच्छे से कम्युनिकेट करें। इसी के लिए अब हमें क्या करना होगा, बताना होता है कि भाई कोई चीज कैसे चल रही है। तो हम यहाँ पर अब मानकर चलते हैं कि मान लो आपके पास अपना खुद का एक बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, जहां पर आपने 50,000 रुपीज एज कैपिटल इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो अब बिजनेस को जो फंड मिल रहा है वो उसके ओनर से मिल रहा है। तो कुछ चीजें समझना पहले, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, अब एसेट्स होता है जैसे एक बिजनेस है, पहले आप अपना बिजनेस भी छोड़ो, आप सोचो आप एक घर में हो। ठीक है, आपका खुद का घर है, ओन हाउस, आप उसको कभी भी यहाँ पर मान लो एकदम बहुत खराब दिन आ गया किसी पर्सन का और उसे अपना घर बेचना पड़ा, तो वो उसको बेच सकते हैं आसानी से, उनका अपना घर है, तो उनके लिए एसेट बन गया। गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह की कोई चीजें आपके हाथ में है, वो भी आपके लिए एसेट हो गया। कैश है किसी के पास में, तो कैश क्या होगा, वो भी इनके लिए एक एसेट बन जाएगा। ठीक, अब आ जाओ लाइबिलिटीज पर। लाइबिलिटीज मान लो यहाँ पर किसी पर्सन ने आपसे 1,000 रुपीज बोरो किए, तो उस पर्सन के लिए वो जो बोरोइंग्स हैं वो हो गई लाइबिलिटीज। अब ऐसा मानकर चलो कि एक पर्सन है जिन्होंने पैसा बोरो नहीं करा, रेदर उन्होंने कुछ पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 50,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट करे। तो जो बिजनेस है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कि बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग लोग होते हैं, यहाँ पर वो जो 50,000 रुपए हैं वो बिजनेस के लिए भी क्या बन जाएंगे, वो भी उसके लिए ओनर्स इक्विटी कहलाते हैं पहले तो ये, और एक लायबिलिटी बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बैंक लेकर चलो, बैंक में एक कस्टमर ने 50,000 रुपीज डिपॉजिट किए। अब क्या ये 50,000 रुपीज बैंक के हैं या कस्टमर के हैं? ये हैं बैंक कस्टमर के, राइट। तो बैंक के लिए ये क्या बन गए, लाइबिलिटी बन गए, और कस्टमर के लिए क्या बन जाएंगे, जो बैंक में पैसे हैं ये बन जाएंगे उसका एसेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पर्सन है या तो आप ही हैं जिन्होंने 50,000 रुपीज एज कैपिटल इन्वेस्ट करा। तो अगर मैं बिजनेस की बुक्स लेकर चलूं तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बिजनेस को अब कैश अकाउंट में बिजनेस के 50,000 रुपीज आ गए। आप कहेंगे हाँ ठीक। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि बिजनेस जो है अब इसके पास में एक कैपिटल है या फिर ओनर्स इक्विटी है जो कि यहाँ पर 50,000 रुपीज की है। आप बोलेंगे हाँ। अब ये जो कैश अकाउंट है ये एक एसेट अकाउंट है और एक एसेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देंगे, और जो कैपिटल है, जो लाइबिलिटीज होती हैं, उन्हें हम क्रेडिट करते हैं, तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब इतना समझो कि एक बैलेंस शीट इक्वेशन होती है जो किसके बराबर होती है कि जितनी भी मेरे एसेट्स हैं वो मेरी लाइबिलिटीज के बराबर है, और लाइबिलिटीज का एक हिस्सा क्या होता है, ओनर्स इक्विटी होता है या फिर ओनर्स कैपिटल होता है, कुछ भी बोल सकते हो। तो एसेट हमेशा लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के बराबर होते हैं। तो अब हम कभी भी अपनी बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो जो मेरी एसेट साइड होगी और जो मेरी लाइबिलिटी साइड होगी ये कैसी होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो हमने गुड्स खरीदे 30,000 रुपीज के, तो मेरे पास पहले कितना कैश था, 50,000 रुपीज। अब अगर मैंने 30,000 रुपीज का कोई सामान खरीदा तो यहाँ पर 30,000 रुपीज मेरे कैश कम हो गया, है ना। तो मेरे पास अब कितना कैश बचा, 20,000 रुपीज बचा। अब मेरे पास में जो इन्वेंट्री है, जो मैंने स्टॉक बना रखा है, वो कितने का है, वो 30,000 रुपीज का है, राइट। तो यहाँ पर मेरी स्टॉक या इन्वेंट्री आ गई 30,000 रुपीज की, और स्टॉक या इन्वेंट्री मेरे लिए अगेन एसेट्स होते हैं। मैं इस स्टॉक को बेच सकती हूँ, राइट, बेचूंगी मुझे पैसा मिलेगा। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर 30,000। अब इन्वेंट्री दो तरह की होती है, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ाया था। एक इन्वेंट्री है जो मेरे फिनिश गुड्स की है। अगर मैं यहाँ पर शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी फैक्ट्री खोलती हूँ, तो अगर मैंने शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर ली तो वो भी मेरी इन्वेंट्री का हिस्सा है। और अगर मैंने क्लोथ खरीदा जिसको मैं यहाँ पर प्रोसेस कर शर्ट्स में कन्वर्ट करूंगी, तो वो भी मेरी इन्वेंट्री का हिस्सा है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फैब्रिक हुआ, जो वर्क इन प्रोग्रेस वाली चीज है, वो भी हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा होती है, और दोनों ही मेरे एसेट्स का हिस्सा होते हैं। अभी एसेट समझ में आ गया। अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो थोड़ा और आगे चलकर समझाऊंगी। अब यहाँ पर हमने सामान बेचा 40,000 रुपीज का। अब अगर मैंने सामान बेचा है 40,000 रुपीज का, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेंगे 40,000 रुपीज कैश में, है ना। अगर 40,000 रुपीज मुझे कैश में मिल रहे हैं तो मेरे लिए ये एसेट्स हैं, और ये कैश में आ जाएंगे तो कैश अकाउंट में मेरा पैसा जाएगा। अभी जाना और समझना समझते हैं, डेबिट क्रेडिट बाद में समझाऊंगी। मेरी गुड्स कितने रुपीज की गई, गुड्स मेरी गई यहाँ पर, अगेन मेरे एसेट्स जो हैं वो कैश बढ़ा मेरा 40,000 का, गुड्स मेरे कम हो गए 30,000 के, टोटल गुड्स तो मेरे पास 30,000 ही थे। फिर ऐसा क्या हुआ, जो 10,000 रुपीज प्रॉफिट में आए उसे मैं कहाँ लेकर जाऊंगी। तो जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, अब एक कंपनी ने अगर कोई भी प्रॉफिट बनाया, तो वो प्रॉफिट हम ये मानकर चलते हैं कि वो प्रॉफिट वो अपने ओनर को दे देगा। और जब कोई पैसा मुझे किसी को देना होता है, तो वो पैसा मेरे लिए क्या बन गया, एक लाइबिलिटी बन गया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो 10,000 रुपीज हमारे पास बचे, गुड्स टोटल कितने के थे, 30,000 के, तो सेलिंग प्राइस मेरा था यहाँ पर 40,000 का, सामान आया 30,000 का, प्रॉफिट हो गया 10,000 का, और जो प्रॉफिट होता है वो रिजर्व सरप्लस कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजर्व सरप्लस। और ये हमारे लिए किस साइड में आएगी, ये आएगी लाइबिलिटी की साइड में। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। अभी एक बार और दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, सेल हो गई है। अब हमने क्या देखा, रेंट पे करा हमने, तो हमने कैश पेमेंट अगर रेंट की करी तो 5,000 रुपीज चले गए, और रेंट अकाउंट में मेरे पास में क्या हुआ, रेंट में मेरा एक खर्चा हो गया, और कैश अकाउंट जो है वो मेरा यहाँ पर कम हो जाएंगे पैसे, ठीक है। अब हम कुछ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास रियल अकाउंट्स होते हैं, किस तरह से पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, और किस तरीके से हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो तब हम बाकी चीजों को समझेंगे। अभी हमने एक तरीके से बैलेंस शीट वाला पार्ट समझा है। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन हम किस में करेंगे, सिस्टमैटिक और परमानेंट रिकॉर्ड में। डिटरमिन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जनरल्स होती हैं, जिसमें हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम बैलेंस शीट यूज करते हैं, जो कि अभी हमने इक्वेशन बनाना सीखा है कि एसेट्स प्लस सॉरी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस आपका यहाँ पर ओनर्स इक्विटी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आई, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या है, कितना पैसा बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट करा है। अच्छा, अब ये जब लायबिलिटी साइड में कितना पैसा बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट करा है, तो मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर जब पैसा लेते हैं तो उनको भी कंपनी की कुछ परसेंटेज ओनरशिप मिलती है। तो ये भी हमारा किस में जाएगा, ये भी हमारा लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। तो अब यहाँ पर मानकर चलो कि एक बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए के कैश में, तो मेरे पास में जो एसेट हैं, एसेट बढ़ गए 1,00,000 रुपए से, और जो कैपिटल थी वो भी बढ़ गई 1,00,000 रुपए से, राइट। तो एसेट्स 1,00,000 रुपए के हो गए, लाइबिलिटीज 0 और कैपिटल 1,00,000 की, तो एसेट हमारे कैपिटल के बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल, हमने गुड्स खरीदे 20,000 रुपीज के ऑन क्रेडिट,
जब मैं बोलूं मैंने कोई सामान ऑन क्रेडिट खरीदा तो इसका मतलब है मैंने वो सामान उधार पर लिया, बोरो करा है मैंने सामान। मैंने जिससे सामान खरीदा उनसे बोला मैं आपका पैसा 10 दिन के बाद दे दूंगी, ठीक है। तो अब जो एसेट हो गया ना, गुड्स जो मैंने खरीदे बिजनेस में, वो इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक्स हो गए, और वो हमारे लिए एक एसेट होते हैं। अब सामान मैंने उधार पर खरीदा, और जब मैं किसी से भी बोरो कर रही हूँ, क्रेडिट पर सामान खरीद रही हूँ, वो सब मेरी लाइबिलिटीज बन गई। तो यहाँ पर एसेट जो है वो लाइबिलिटीज के बराबर हो गए, राइट। अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि हम अकाउंट्स को किस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे। तो नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई दिस पार्ट एंड अंडरस्टैंड एज वेल। सबसे पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट्स। अब कंपनीज अकाउंट हमसे दो बातें कहती है। एक हमसे कहती है कि भाई यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो कि अपना बिजनेस खोल सकते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल। एक वो कहते हैं कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। हमने कहा हाँ जी, हमने ये बात पढ़ी है कि कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन या तो अकाउंट खोले, मतलब कंपनी अपना अकाउंट खोले। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का खुद का अकाउंट हो गया, टाटा का अकाउंट हो गया, बैंक का अकाउंट हो गया, है ना। तो ये जो कंपनी के अकाउंट है वो होते हैं आर्टिफिशियल। अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपका अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो हम बोलते हैं रमेश का अकाउंट, या हम बोलते हैं यहाँ पर सुधा का अकाउंट, या फिर हम यहाँ पर किसी और पर्टिकुलर पर्सन को लेते हैं, तो ये दोनों मेरे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो एक हो गए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट जो हम लोगों के हैं, एक्चुअल ह्यूमन बींग्स के हैं, जैसे मोहन अकाउंट, राजेश अकाउंट। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट ऑर्गेनाइजेशंस के, कंपनीज के या बैंक्स के हैं, जैसे एसबीआई का अकाउंट, रिलायंस का अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट है, अब मैं इसमें कोई भी कंपनी ले सकती हूँ XYZ, ठीक है। अब एक तरह का और अकाउंट आता है जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन को या फिर लाइबिलिटीज और रिसीवेबल्स, या तो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो फिर किसको कर रहे हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या थी, जो हमारे पास में बोरोइंग्स वगैरह थी, या जो पैसा हमें किसी का वापस करना था। और एक टर्म और होती है रिसीवेबल। एक टर्म क्या रहती है, रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है, जो पैसा मैं रिसीव करूंगी जिस पर मेरा हक है। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर मेरी छोटी सी मान लो ग्रोसरी शॉप है, वहां मैंने एक छोटी बच्ची को चॉकलेट दी, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला मैं अभी पैसे लाना भूल गई हूँ, घर से लाकर आपको दूंगी। तो अब यहाँ पर क्योंकि मैंने इन्हें चॉकलेट दी है और ये मुझे पैसा देंगे, तो ये जो मान लो 5 रुपीज की चॉकलेट थी, तो ये जो 5 रुपीज है, ये मेरे लिए क्या बन गए, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल क्या है, वो पैसा जो हम रिसीव करेंगे। अब ये पैसा हम कैसे रिसीव करते हैं बिजनेस में, इनवॉइस होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, इनके थ्रू हमें ये पैसा मिल रहा होता है। तो अब यहाँ पर मान लो हमें रेंट पे करना था, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि 6 महीने का रेंट हम एक साथ बाद में पे करेंगे। तो जब तक 6 महीने कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम रेंट पे नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च को, ठीक है। रेंट मान लो मैं पे करूंगी जून के एंड में, तो ऐसे में मैं एक अकाउंट बना दूंगी, उस अकाउंट का नाम क्या होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट मेरे लिए एक पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पर सैलरीज पे करनी होती हैं, तो सैलरी जब हमें, रिसीवेबल क्या था कि मुझे कोई चीज फ्यूचर में मिलेगी, और पेबल है कि ये चीज मुझे पे करनी है, पैसा मुझे देना है। तो एक हो गया सैलरी पेबल अकाउंट। फिर होता है एडवांस। अब बिजनेसेस में आपने देखा होगा कि कुछ पेमेंट हमें इनिशियली मिल जाती है, शुरुआत में मिल जाती है, और हमसे बोला जाता है कि ये ऑर्डर आप बाद में भेज देना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस अमाउंट को क्या लेंगे, एडवांस मानकर चलते हैं। तो वो जो पैसा मुझे एडवांस में मिल रहा है, वो मेरे पास में क्या होता है, वो मेरे पास एक एडवांस अकाउंट में जाएगा, और वो मेरे पास में एक लाइबिलिटी की तरह काम करता है। मुझे किसी को रेंट पे करना था, अभी तक मैंने करा नहीं है, तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी बन रही है कि भाई इसकी जगह पर मैं रह रही हूँ या मैंने बिजनेस शुरू कर लिया है, अब इसको बाद में कभी ना कभी तो पैसा देना ही है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। किसी से काम करवा रही हूँ, उनको सैलरी देनी है, तो ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। मैंने किसी से एडवांस में पैसा लिया, तो मुझे उन्हें सामान भी तो भेजना है, तो जब तक मैं उन्हें सामान नहीं भेज देती हूँ,
तब तक ये जो एडवांस में अमाउंट मेरे पास आई है ये भी एक लायबिलिटी ही होगी। आया समझ में? तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर बनाते हैं पर्सनल अकाउंट। आ गया इतना समझ में? अब आ जाओ इम्पर्सनल अकाउंट में। तो हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स वो हो गए जहां हम अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज लेंगे। एसेट्स में मैंने क्या क्या बताया था आपके पास? हमारे पास में कैश हो सकता है, लैंड हो सकती है। अब इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक है टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं। क्या मैं कैश को टच कर सकती हूँ? हाँ। क्या मैं गोल्ड को टच कर सकती हूँ? हाँ। क्या मैं फर्नीचर को टच कर सकती हूँ? हाँ। तो ये सब मेरे लिए एसेट्स हो जाते हैं, वो भी कौन से? टेंजिबल। अगर मैं यहाँ पर बात करूं गुडविल की, जैसे हमने देखा है टाटा की एक गुडविल बनी हुई है, टीसीएस की एक गुडविल बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर टाटा अपना सामान बेचता भी है तो लोगों को लगता है कि एक नेशनल कंपनी है और हमारे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करती है, तो एक गुडविल बनी हुई है ना। एक हम देखते हैं कोई एड आया जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि वो हमारे थ्रू कंट्रीब्यूट जो भी सामान कर रहे हैं उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन किसी पुअर के लिए करेंगे, तो लोगों ने उनका सामान ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ऑल्दो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा लगा उन्हें। तो ये हमारी ना गुडविल्स हो जाती हैं। हम पेटेंट ले लेते हैं। कोई मान लो मैंने एक बॉटल डिजाइन की और उस बॉटल में मैंने कोई सामान बेचा। अब उस बॉटल के डिजाइन को मैं नहीं चाहती कि कोई और बिजनेस कॉपी करे और मैंने पेटेंट ले लिया। मेडिसिन पर हम पेटेंट ले लेते हैं, ट्रेडमार्क्स हमारे होते हैं। तो ये सब जो है ये मेजरेबल वैल्यू रखते हैं लेकिन इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इन्हें हम बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स पर। तो देखो नॉमिनल अकाउंट्स हमारे दो तरह के रहते हैं, एक तो हमारे एक्सपेंसेस के और एक हमारे यहाँ पर जो भी इनकम हमें मिल रही है। तो एक्सपेंसेस अगर मुझे कुछ भी खर्चे हुए या मान लो लॉस हो गया, और इनकम और गेन्स, ठीक है, तो यहाँ पर या तो मुझे कोई पैसा मिला है या तो कोई गेन्स हुए। तो अगर कोई कंपनी सैलरीज दे रही है तो वो उसके लिए खर्चा होगा, रेंट पे करेगी तो उसके लिए खर्चा होगा, कमीशन उसे रिसीव हो रहा है तो उसको इनकम होगी, है ना। कोई काम आपने किसी के लिए किया, आपको कमीशन मिला तो आपकी इनकम हो रही है। डिस्काउंट अगर अलाउ किया गया, अब ये डिस्काउंट में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है कि डिस्काउंट आपने दिया एज अ बिजनेस तो वो आपके लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। एक होता है डिस्काउंट आपको मिला जब आपने किसी से सामान खरीदा। देखो एक बिजनेस की भी ना हमारे पास में दो तीन अप्रोचेस होती हैं। एक होता है कि भाई मैंने यहाँ पर सामान जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से खरीदा, एक सप्लायर थे, सप्लायर से मैंने फैब्रिक खरीदा ताकि मैं शर्ट्स बना सकूं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? मेरे पास उन्होंने अगर सामान सस्ते में दे दिया तो उन्होंने मुझे एक डिस्काउंट दिया है, और वो जो डिस्काउंट है वो मेरी एक इनकम की तरह हो गई, है ना। और अगर मैंने अपने किसी कस्टमर को सामान सस्ते में दिया तो ये उनके लिए एक प्रॉफिट की तरह हो गया। आगे इतना समझ में? तो चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास तीन तरह के अकाउंट्स है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। एक बार फटाफट से यहाँ पर देखो इन अकाउंट्स को, रीड करो खुद से ताकि याद हो चीजें। अब आप आ जाओ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर। तो टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसे बहुत अच्छे से समझना, इसको याद कर लोगे तो जनरल एंट्रीज तुम्हारी 50% तक क्लियर हो गई है, इसके बाद तो बस मोटा मोटा पार्ट बचेगा। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर, जिसे पैसा मिल रहा है उसके अकाउंट को डेबिट करो और जिसके अकाउंट से पैसा जा रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। मान लो यहाँ पर, ठीक है, हमने 1000 रुपीज, मान लो यहाँ पर ऐसे समझो एसबीआई ने राम के अकाउंट में 1000 रुपीज भेजे या राम को 10,000 रुपीज दिए, ठीक है। एसबीआई छोड़ो, एक दूसरी कंपनी लेते हैं वरना आपको बैंक वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो यहाँ पर आपके पास में रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस ने यहाँ पर राम के अकाउंट में 10,000 रुपीज दिए। अब ये जो 10,000 रुपीज हैं तो रिलायंस ने दिए हैं, रिलायंस कौन हो गया? गिवर हो गया। राम कौन है? रिसीवर हो गया, राइट। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी राम के अकाउंट को मैंने डेबिट किया, कितने रुपीज से करूंगी? 10,000 रुपीज से। सिमिलरली कौन पैसा दे रहा है? रिलायंस पैसा दे रही है, तो रिलायंस के अकाउंट को क्या करूंगी? मैं क्रेडिट कर दूंगी, कितने रुपीज से करूंगी? 10,000 रुपीज से। बन गई जनरल एंट्री। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट क्या थे, एसेट्स वाले थे आपके, है ना, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। अब मान लो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करोगे, जो आपके पास से जा रहा है वो आप क्रेडिट करोगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर किसी कंपनी ने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा है कितने रुपीस का, 50,000 रुपीस का। और ये जो पेमेंट है ये इन्होंने कैश में करी। क्या करा इन्होंने, ये पेमेंट कैश में करी। तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास में, फर्नीचर आ रहा है, कितने रुपीस का फर्नीचर है, 50 रुपीस का। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बाहर जा रहा है आपकी पॉकेट से, कैश जा रहा है। तो कैश को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। अब मान लो यही फर्नीचर उधार पर खरीदा जाता, क्या हुआ, फर्नीचर हमने यहाँ पर खरीदा 50,000 रुपीस का ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट पे किससे खरीदा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने XYZ लिमिटेड से खरीदा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है जी, फर्नीचर अकाउंट को मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया, 50,000 रुपीस से कर दिया। लेकिन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से तो कैश गया नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, फिर मुझे जाना है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्या पड़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कौन पैसा दे रहा है यहाँ पर, कौन फर्नीचर दे रहा है, फर्नीचर दे रही है XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड का जो अकाउंट है उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी कितने रुपीस से, 50,000 रुपीस से। आ गया समझ में। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या बनती है, डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज बनती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया, और कैश हमारे पास से गया तो क्रेडिट कर दिया। अब तीसरी तरह का अकाउंट है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि जब भी गेन होता है तो मैं डेबिट कर रही हूँ, और जब भी खर्चा हो रहा है तब मैं इसको क्रेडिट कर रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पर इसी बात को थोड़ा सा अलग करके आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने पढ़ा एक होते हैं एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, और एक होते हैं इनकम या फिर गेन। ठीक है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को मुझे डेबिट करना होता है और इनकम और गेन को मुझे क्रेडिट करना होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मान लो यहाँ पर रेंट पे किया गया है ना, तो रेंट क्या है, रेंट मेरे लिए यहाँ पर एक एक्सपेंस है, खर्चा है। सैलरी क्या है, सैलरी भी मेरे लिए एक खर्चा है। तो इसके अकाउंट क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पर किसी ने इनकम दी, या फिर मान लो मुझे यहाँ पर कुछ भी बेसिकली हम ऐसा ले सकते हैं कि मान लो यहाँ पर मेरे पास में एक प्रॉफिट हुआ, 50,000 रुपीस का, तो उसे क्या करूंगी, मैं क्रेडिट कर दूंगी। अगर मुझे यहाँ पर किसी ने कमीशन दिया तो कमीशन क्या होगा, मेरे लिए एक इनकम होगी और उसे भी मैं क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है। अब रेंट मैंने किसमें पे किया है, रेंट मैंने पे किया है कैश में। तो रेंट अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मेरा डेबिट होता है, तो 50,000 रुपीज से मैंने डेबिट कर दिया। कैश क्या है, मेरा एक रियल अकाउंट है, और कैश के लिए क्या पढ़ा था मैंने, रियल अकाउंट के लिए रूल, गोल्डन रूल क्या था, डेबिट द व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। तो कैश अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया, कितने रुपीज से, सेम अमाउंट जितना मैंने रेंट पे किया है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर जनरल क्या होता है, एक ऐसी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जहाँ पर ट्रांजेक्शन हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो वहां पर हमें ये डेबिट और क्रेडिट की एंट्री सबसे पहले लिखनी होती है। और ये जो गोल्डन रूल्स हैं, मैं एक बार इरेजर से इरेज कर रही हूँ, इन्हें रट लो। इन्हें रट लोगे अपने आप ये चीज याद हो जाएगी, और आराम से सारी की सारी एंट्रीज जो है वो आप बनानी सीख जाओगे। तो अब आप यहाँ पर से इसको रटो पहले तो। ठीक है। अब जब भी हम एंट्रीज बना रहे हैं तो हम मेजरली इसको बुक्स जो होंगी वो बुक हमारी बिजनेस की होती है। ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ABC लिमिटेड मान लो एक कंपनी है, और उसकी बुक्स के लिए हमने जनरल एंट्रीज एग्जाम में बनानी है। वैसे तो ये चीज आपको एग्जाम में दे भी जाएगी।
तो अकाउंट हमारा कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें नोट करनी है तो वो हम किसमें करते हैं, जनरल्स में करते हैं। अब बाकी चीजें मैंने आपको जनरल वाली बुक में बढ़ा रखी हैं, जैसे यहाँ पर आपने एलएफ पढ़ा था, है ना, तो ये होता है लेजर फोलियो की, लेजर के कौन से पेज पर आपको ये एंट्रीज मिल जाएंगी, वो सब आप वहां से पढ़ लेना रिकॉर्डिंग वाले चैप्टर से। मैं आई कर ना यहाँ पर आपको इनिशियली एक वीडियो दिखेगी, उसमें डाल दूंगी इसको, ठीक है, आगे समझ में। तो अब एक जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, पहले तो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो देखोगे कि भाई सैलरी अकाउंट है अगर, तो फिर ये किस में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया। अगर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो ये किस में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया। अगर मैंने देखा कि कुछ कैश रिसीव हुआ है तो किस में आ गया, रियल अकाउंट में आ गया। अगर मैंने देखा कि मिस्टर XYZ या फिर ABC जो है मुझे पैसा देकर गए हैं तो पर्सनल अकाउंट आ गया। और फिर उन अकाउंट्स के हिसाब से मेरे पास में मैंने उनको क्लासिफाई कर कर जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो लगाने हैं, फिर देखना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और जनरल में एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हुए चलेंगे जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हमने बिजनेस शुरू करा है कैश से 1 लाख रुपीस का, ठीक है, तो हमने यहाँ पर किस तरीके से एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले तो मैंने बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस के लिए बना रहे हैं, मान लो एबीसी लिमिटेड के लिए बना रहे हैं, तो एबीसी लिमिटेड के पास कैश जो है वो आया, तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1 लाख रुपीज से। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्या होता है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल हमारे पास में अमाउंट है जो एक ओनर ने अपनी अमाउंट दी है, तो कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या करा यहाँ पर, क्रेडिट कर दिया। तो अब आप जब आगे पढ़ोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर आप यहाँ पर पढ़ते हो अपने सिक्योरिटीज अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जब उसमें पैसा आता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। आगे समझ में क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि वो ओनर का पैसा है, ओनर के पैसा जो है वो हमें वापस करना होगा, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब हमारे ऊपर क्रिएट हो रही है तो उसे हमने क्रेडिट किया। अब हमने गुड्स खरीदी 20,000 रुपीज की, तो हमने यहाँ पर परचेज अकाउंट, या तो हम परचेज अकाउंट ले सकते हैं या हम गुड्स अकाउंट ले सकते हैं। अब एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से देखना कि आपके सामने गुड्स अकाउंट लिखा हुआ है या परचेज अकाउंट, तो उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अच्छा, जब सामान खरीदा और कैश पे करा, यहाँ पर लिख रहा है फॉर कैश है, तो कैश आपके पास से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या आएगा, जो सामान खरीदा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या सामान आया, परचेजेस में जो इन्वेंट्री आपके पास आई है, ठीक है, तो हमने सामान यहाँ पर गुड्स को खरीदा है, ये नॉमिनल नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर एसेट अकाउंट होगा। चलो, अब हमने गुड्स को बेच दिया कैश में, कैश आया होगा जब सामान बेचोगे किसी को भी तो वो आपको सामान का पैसा देगा, तो कैश मेरे पास में क्या हुआ, डेबिट हो गया। और सामान क्योंकि मैंने बेचा है, सामान यहाँ पर मेरे हाथ से जाएगा, तो सेल्स अकाउंट जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। जैसे परचेज अकाउंट मेरा यहाँ पर डेबिट हुआ, गुड्स अकाउंट मेरे पास यहाँ पर डेबिट हुआ, जब मैंने सामान खरीदा, तो एक सेल्स अकाउंट होगा जो मेरा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अब हमने रेंट पे करना है, तो जब मुझे रेंट पे करना है, रेंट मेरे लिए एक कंपनी जो है वो खर्चा बनाएगी, रेंट मेरे लिए खर्चा है, तो हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या पढ़ा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो रेंट मेरे लिए यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अब रेंट किस में पे कर रहे हो, या तो बैंक अकाउंट से करोगे या तो कैश में करोगे, बैंक अकाउंट नहीं बोला तो कैश में यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दोगे, कैश को कम कर दोगे, क्रेडिट अब आपका बाहर जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ लिखा होता कि रेंट आपने अपने बैंक अकाउंट से पे किया है तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होता, ठीक है, सेम ही हो जाता, और जो आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाता, ठीक है। कमीशन रिसीव किया, कमीशन क्या है, एक इनकम है, और जब इनकम हमारे पास आती है तो हम क्या बोलते हैं, इनकम आने पर हमें यहाँ पर उसको क्रेडिट करना होगा। अब ये जो कमीशन है ये मेरे या तो कैश में आएगा या तो बैंक में आएगा, मानकर चलते हैं कैश में आया, तो कैश रिसीव हुआ, डेबिट हो गया, कितने रुपीज से हुआ था, 20,000 रुपीज से हुआ। क्या क्रेडिट होगा,
आपका नॉमिनल अकाउंट में आने वाला कमीशन, और कमीशन मेरे पास में यहाँ पर एक गेन है और गेन को हमें क्रेडिट करना है, तो मैंने कमीशन अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपीज से करा, अगेन 20,000 रुपीज से कर दिया। बन गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन रही है, जनरल एंट्रीज बन रही हैं। अब आती है एक और कैटेगरी, क्या है वो, कंपाउंड जनरल एंट्रीज। कंपाउंड जनरल एंट्रीज में क्या होगा, तो हमारे पास में एक सिंगल ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज हमने सैलरी में पे करे और 5,000 रुपीज रेंट में पे करे। सैलरी अकाउंट मेरे पास में नॉमिनल अकाउंट है जिसमें खर्चा हुआ और खर्चे को डेबिट करना है, तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस बाय 10,000 रुपीज हुआ। रेंट इज अगेन आर एक्सपेंस अकाउंट, सो यहाँ पर ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा विद 5,000 रुपीज। नाउ हाउ आई एम पेइंग ऑल दिस अमाउंट, आई विल बी पेइंग थ्रू कैश, तो मेरे पास से कैश जो है वो जा रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज जो है वो मेरे क्या बन गए, वो मेरे बन जाते हैं यहाँ पर आपके क्रेडिट में, ठीक है। तो इस तरीके से अब मेरे पास में दो चीजें डेबिट हुई, दो अकाउंट्स मेरे यहाँ पर डेबिट हुए और एक अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ। तो ये होती है कंपाउंड एंट्री, जहां पर डेबिट या क्रेडिट या दोनों में एक से ज्यादा एंट्रीज पास हो रही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। थोड़े बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसको अभी समझते हुए चलेंगे। अच्छा, अब आप बताओ इनकी एंट्रीज आप खुद से बनाओगे या मैं एक बार आपको समझाऊं। देखो, बिजनेस स्टार्ट किया गया 80,000 रुपीज से, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हुआ, डेबिट हो गया। कौन सा अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर खरीदा 15,000 रुपए कैश में, फर्नीचर अकाउंट मेरा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। एसेट आया, कैश गया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। 3,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए खर्चा हो गया, तो खर्चा मेरा डेबिट हो गया। और मेरे पास से क्या गया, पैसा कैश में गया, तो 3,000 रुपीज मेरे पास कैश में चले गए, ठीक है। 5,000 रुपए मुझे मोहन से मिले, तो कैश अकाउंट मेरा पास यहाँ पर क्या हुआ, कैश में पैसा आया 5,000। कौन गिवर है, मोहन गिवर है। और जो गिवर होता है पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मोहन इज द गिवर, तो मोहन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी पे करी 6,000 रुपीज की, सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा, और यहाँ पर कैश जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के रमेश से ऑन क्रेडिट, रमेश से गुड्स खरीदे, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया। कितने रुपीज से, 10,000 रुपीज से। सामान किससे लिया, रमेश से लिया। हु इज द गिवर हियर, रमेश इज द गिवर, तो रमेश का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपीज से, 10,000 रुपीज से। सामान बेचा सुरेश को 12,000 रुपीज ऑन क्रेडिट, किसको बेचा सामान, इसको देखो, सामान बेचा हमने 12,000 रुपीज का, ठीक है। किसको बेचा है हमने ये सामान, सुरेश को बेचा है। किस पर बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे बनेगी, देखो सामान किसको मिला, सुरेश को मिला, राइट। तो सुरेश यहाँ पर कौन है, रिसीवर है, सुरेश का अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, राइट। सुरेश का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया। और कौन से अकाउंट से पैसा वो जा रहा है, सामान जा रहा है, सेल्स अकाउंट जा रहा है ना, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। एक चीज याद रखना, कभी कंफ्यूजन भी हो तो जो सेल्स अकाउंट होता है वो आपका क्रेडिट ही हो रहा होता है, क्योंकि सेल्स आप कर रहे हो, आपके पास से सामान जा रहा है, बिजनेस से सामान जाएगा, तो गिवर यहाँ पर क्रेडिट है। अब हमने यहाँ पर इसको क्यों लिया है, अपना सेल्स अकाउंट को यहाँ पर हमने इसको लिया, लेकिन सुरेश के अकाउंट को हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि सुरेश जो है वो मेरे बिजनेस के लिए एक डेटर बन गया। अब डेटर और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर होता है जो उधार दे रहा है और डेटर होता है जो उधार ले रहा है, ठीक है। तो सुरेश ने मुझसे सामान उधार पर लिया है, सुरेश मुझे ये डेट पे करेगा और जो मुझे डेट पे करेगा वो मेरे लिए एक डेटर बन गया। तो सुरेश के अकाउंट में अभी पैसा गया है, सामान गया है, तो हमने उसको अभी, जब हमें सुरेश के अकाउंट में पैसा मिलेगा, मान लो सुरेश मुझे ये पैसा देने आया, तो मुझे क्या देगा सुरेश, कैश देगा, तो कैश अकाउंट मेरा क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब ये अकाउंट पैसा कहाँ से आ रहा है, सुरेश के पास से आ रहा है, तो उस सिचुएशन में सुरेश के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे,
ठीक है, याद हो जाएगी एंट्री, सब समझ में आ गई। तो हमने गुड्स बेची सुरेश को 12,000 रुपीज ऑन क्रेडिट पर। आगे इतना समझ में? तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया, सुरेश के पास यहाँ पर सामान गया है तो उनका अकाउंट 12,000 रुपीज से डेबिट कर दिया, और जब सुरेश मुझे ये पैसा दे देंगे तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर कैश अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, तो सुरेश ने जब पैसा दिया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश मेरे पास रिसीव हुआ, सुरेश से रिसीव हुआ, तो क्रेडिट कर देंगे इनके अकाउंट को। आगे समझ में इतना? अब यहाँ पर कुछ चैप्टर्स आपके क्वेश्चंस हैं, उनको आप समझ लेना एक बार। तो अकाउंटिंग आपकी किससे कंसर्न है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है? रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शंस को, असरटेन करना आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, पोजीशन को। ठीक है, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए नहीं, हम इसे कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में आपकी कौन सी इक्वेशन करेक्ट होती है? एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या फिर ओनर्स इक्विटी। तो यहाँ पर एसेट्स आपके किसके बराबर है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट एक रियल अकाउंट है? रियल अकाउंट कौन सा वाला था? जैसे आपके एसेट्स वाला था जिसमें आपके पास दो थे, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। तो सैलरी नहीं, सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। राम का अकाउंट कैसा है? पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में भी नेचुरल पर्सनल है। फर्नीचर अकाउंट एक एसेट है और एसेट अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, तो यहाँ पर ये एक रियल टेंजिबल अकाउंट करेक्ट हो गया। कमीशन अकाउंट कैसा है? ये एक इनकम है, तो ये एक हमारे लिए क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या बनेगा? नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये किसके लिए आंसर बनेगा? पर्सनल अकाउंट के लिए बनेगा, कि जिसको पैसा मिल रहा है या जिसको सामान मिल रहा है उसको डेबिट किया, और जो पैसा दे रहा है वो उसके लिए वो क्रेडिट हो गया। कौन सी बुक यहाँ पर ओरिजिनल एंट्री की होती है? तो बताया था जनरल होती है ना। लेजर क्या होती है? लेजर में हम समराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, सॉरी, लेजर में हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं, और ट्रायल में हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं। ठीक, बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की। अब आ जाओ, ये वाला बताओ, हमने गुड्स खरीदे 10,000 रुपीज के, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश गया, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो वी विल बी क्रेडिटिंग द कैश अकाउंट, एंड व्हाट वी विल बी डेबिटिंग? परचेज अकाउंट। ओके, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैपिटल का और फर्नीचर का कोई मतलब नहीं है। अब इनमें से कौन सा एक कंपाउंड एंट्री है? हमने गुड्स खरीदे कैश में, तो डेबिट हमारा गुड्स अकाउंट हो गया या परचेज अकाउंट हो गया, क्रेडिट हमारा कैश अकाउंट हो गया, तो ये नहीं होगा। रेंट पे करा, नॉमिनल अकाउंट है ना, तो यहाँ पर कैश चला गया, तो यहाँ पर अगेन सैलरी पे करी, रेंट पे करा, तो दो एंट्रीज बन गई डेबिट में, और यहाँ पर चेक से पे करा है तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा, बैंक अकाउंट क्या होगा? यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों एक्सपेंस में, और एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो ये हमारे डेबिट हो जाएंगे, और सी आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज हैं। रेंट किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। किसके अंडर आता है? खर्चे के अंदर आता है। जब किसी ओनर ने 1,00,000 रुपीज कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करा, तो एंट्री करेक्ट क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश आपके पास आ रहा है, राइट, और बिजनेस में 1,00,000 रुपीज आपने कैपिटल डाला है, तो यहाँ पर ओनर का जो अकाउंट है वहां से पैसा आया, तो कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो 2 जब लिखा हो तो इसका मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट एंड आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब समझ में आ गया? ये वाली बुक आपको ई बुक सेक्शन में मिल जाएगी, जनरल का एंट्रीज 1 के नाम से। आई होप सारे के सारे पार्ट्स आपके क्लियर हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, डिस्काउंट, रिटर्न, कंपाउंड एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस कनेक्शन जो है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एक और बार बोल देती हूँ, पर्सनल अकाउंट किसी का यहाँ पर इंसान का अकाउंट है या कंपनी का अकाउंट है, या फिर हमारा रेट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं, तो उसमें डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर यहाँ पर मेरे पास में एक और अकाउंट बन जाता है, वो अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो मेरा दोस्त है, उसे डेबिट कर लो, जो जा रहा है वो मेरा दोस्त से दुश्मन बन गया, उसे क्रेडिट कर दो। ठीक, और फिर आते हैं हमारे पास नॉमिनल अकाउंट।
तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। क्यों डेबिट हो रहे हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस? अगर मुझे लॉस हो गया बिजनेस में तो वो पैसा मुझे ओनर को देना ही नहीं पड़ेगा, खर्चा हो गया ओनर को देना ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर इनकम हो गई या प्रॉफिट हो गया तो ओनर कहेगा लाओ मुझे मेरा पैसा दो, तो ऐसी सिचुएशन में ये मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसी के साथ में ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है। आई होप लेक्चर आपको अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।